हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर रादर ट्रांसफॉर्मर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इलेक्टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के पूरे नोटिफिकेशन जो है वो सही वक्त पे आप तक पहुंच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट। बेसिकली ट्रांसफार्मर के लिए ही नहीं, कोई भी मशीन हो या डिवाइस हो, उसमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। देखिए, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। वो स्टडी तो कर लेते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, उसको यूज भी करते हैं, लेकिन प्रॉपरली बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि वो इक्विवेलेंट सर्किट को क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर व्हाट इज बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैसा होता है इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है, ये आप समझ सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा, या फिर इक्विवेलेंट सर्किट से भी आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस या मशीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि देखिए, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टोरियल या फिर फेजर रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ठीक उसी तरह कोई पर्टिकुलर पर्सन या ऑपरेटर या यूजर ये इक्विवेलेंट सर्किट को भी डिवाइस या मशीन के यूज कर सकता है ऑपरेशन को समझाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट का ये एक इंपॉर्टेंस है। और देखिए कैसा होता है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस या मशीन का अगर एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना इसका मतलब परफॉर्मेंस अगर जज करना है, चाहे विथ लोड हो या विदाउट लोड हो। बेसिकली विदाउट लोड से ज्यादा हम लोग विथ लोड ये डिवाइस या मशीन का परफॉर्मेंस जज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और परफॉर्मेंस जज करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर डिवाइस या मशीन का हम लोग वो डिवाइस से रिलेटेड काफी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, लॉसेस कैलकुलेट करना, इफिशिएंसी कैलकुलेट करना, या फिर आउटपुट पावर कैलकुलेट करना, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना। इसके जैसे आप समझ सकते हो, ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो फाइंड आउट करने पे आप वो डिवाइस या मशीन का परफॉर्मेंस जो है वो जज कर सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए या कैलकुलेशन पर्पस के लिए, या फिर आप ट्रांसफॉर्मर जो है उसके ये जो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं, इफिशिएंसी, रेगुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे टर्म्स होते हैं ताकि आप वो ट्रांसफॉर्मर का परफॉर्मेंस जज कर सको। तो उसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो यूज कर सकते हैं। तो एनालिटिकली इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसका बहुत बड़ा यूज है इक्विवेलेंट सर्किट का। तो देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट का बेसिकली आपने देखा कि क्या यूज है, हम लोग उसको क्यों यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है ये आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसका बना सकते हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो, डिवाइस हो, उसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वायरिंग है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हो। और वो इक्विवेलेंट सर्किट फिर आप यूज कर सकते हो एनालिटिकली, मतलब भी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे इनपुट पावर हो, आउटपुट पावर हो, लॉसेस हो, इफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, इसके जैसे। तो इक्विवेलेंट सर्किट का और एक डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या वायरिंग, जैसे कि आप अगर ट्रांसफार्मर को लेते हो तो ट्रांसफार्मर में आप लोगों को पता है दो साइड है, प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सर्किट और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है या वाइंडिंग जो है, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे वाइंडिंग के पैरामीटर्स अगर शो करते हो, आप लोगों को पता है वाइंडिंग के दो बेसिक पैरामीटर है, एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस। तो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, मतलब ही वाइंडिंग के ये दो बेसिक पैरामीटर्स अगर आप कहीं पे रिप्रेजेंट करते हो पेपर पे, और साथ में ही अगर वो जो वाइंडिंग है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है
वो अगर आप रिप्रेजेंट करते हो और वाइंडिंग के वोल्टेजेस अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, चाहे फिर इंडक्शन हो रहा हो वाइंडिंग में, या फिर आपने अप्लाई किया वो वोल्टेज को, या फिर वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो भले क्यों ना हो, ये सब पैरामीटर्स को अगर आप पेपर पे किसी एक जगह पे, किसी एक डायग्राम पे, किसी एक सर्किट में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो सर्किट को बोला जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। जी हाँ, काफी इजी है, मैं और एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जहां आप किसी पर्टिकुलर वाइंडिंग के बेसिक पैरामीटर्स, मतलब रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, साथ में वो वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगा वो, और वाइंडिंग के जो वोल्टेज ड्रॉप्स है, या फिर वाइंडिंग में जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ हो, या फिर वाइंडिंग में अगर इंडक्शन हो रहा हो वो भी रहेगा तो भी ठीक है। तो ये सब कंबाइनली आप ऐसा बोल सकते कि इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। तो काफी सिंपल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम डायरेक्टली अभी देखते हैं कि इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का कैसा रहेगा। तो देखिए, पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर जो है उसमें जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, वो 3 सब इक्विवेलेंट सर्किट से बनता है। उसमें से पहला होगा प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट, उसके बाद क्रोनोलॉजिकली नो लोड या फिर एक्साइटिंग या फिर मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये 3 सब इक्विवेलेंट सर्किट का अगर आप कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं तो फिर एक बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए, यहां पहले मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये जो 3 सब इक्विवेलेंट सर्किट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, ये जो है, ये जो है जैसे कि ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको अप्लाई किया हुआ वोल्टेज, और जिस वजह से प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल करंट फ्लो हो रहा है I1 वो, तो ये जो है इसको आप लोग बोल सकते हो प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सेकंड सर्किट रहेगा वो है ये देखिए, मैं आऊंगा अपने वीडियो में कुछ 5 मिनट के अंदर ही मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। तो ये सेकंड, ये देखिए आप, ये फर्स्ट प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, उसके बाद ये जो पोर्शन है इतना, ये आपका हुआ नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट, या फिर एक्साइटिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट भी आप लोग उसे बोल सकते हो, या फिर मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये हो गया सेकंड सब इक्विवेलेंट सर्किट। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज दिस वन, ये जो है ये आपका सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। तो इस तरह से देखिए, ये 3 सब इक्विवेलेंट सर्किट से पूरा का पूरा बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर हम लोग चार्ज करते हैं, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो है ये E2। ये तो ट्रांसफार्मर का सिंबल हुआ, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये जो दो वाइंडिंग है, ये जो कोर के लिम्स के ऊपर बाउंड है, ये आपके लिम्स हुए। तो ये तो सिंबल हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। तो ये तो हो गया सिंबल, और मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपसे सेकेंडरी साइड के बारे में। तो सेकेंडरी साइड जो है ट्रांसफार्मर का, उसका जो सब इक्विवेलेंट सर्किट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट सर्किट में वाइंडिंग के पैरामीटर शो करने होते हैं, करंट्स और वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, सेकेंडरी म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2, वो दिखाई दे रहा है आपको। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद सर्किट क्लोज होने की वजह से लोड आपने कनेक्ट किया है, ZL ये लोड इंपीडेंस है। तो सर्किट क्लोज हुआ है लोड कनेक्ट करने की वजह से, तो सर्किट क्लोज है, लोड कनेक्ट करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, इसलिए क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कहां करंट फ्लो हो रहा है, वाइंडिंग में हो रहा है।
तो वाइंडिंग के पैरामीटर्स भी रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग वाइंडिंग जो रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके पैरामीटर्स बताने हैं। तो देखिए R2 और X2 ये वाइंडिंग के पैरामीटर्स होंगे। तो R2 ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, फिक्स्ड रेजिस्टेंस R2, और जो X2 है ये है सेकेंडरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस। तो इस तरह से देखिए आप लोगों ने वाइंडिंग के पैरामीटर्स कंसीडर किए R2 और X2 सेकेंडरी वाइंडिंग के। उसके साथ साथ ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ वाइंडिंग में वो भी हम लोगों ने बताया, और सर्किट क्लोज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद जो करंट फ्लो हुआ I2 वो भी हम लोगों ने बताया। अब देखिए करंट जो फ्लो हो रहा है वाइंडिंग के पैरामीटर्स में, उस वजह से आप देखिए वाइंडिंग के जो पैरामीटर्स है उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब ये करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगा तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। सेम करंट I2 जब रिएक्टेंस में फ्लो होगा तो रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप होगा। और वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो रिमेनिंग या रेसिडुअल वोल्टेज रहेगा वो ये है V2, जो रहेगा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। और वो जो वोल्टेज है उसको लोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि लोड जहां कनेक्ट होता है सेकेंडरी टर्मिनल्स में वहां पे वो वोल्टेज मिला है। तो इस तरह से देखिए ये हम लोगों ने अभी देखा है सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो आप अगर अच्छे से देखेंगे सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट में तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं R2 X2। सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड जो दो वोल्टेजेस है, एक है इंडक्शन ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ है वो है E2, और वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो लोड को मिलेगा वो है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2। तो इस तरह से वाइंडिंग के पैरामीटर्स भी हुए। सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड जो वोल्टेजेस है E2 और V2 वो भी हम लोगों ने बताया, और उसके साथ साथ जो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग का I2 वो भी हम लोगों ने यहां शो किया है। तो इस तरह से ये कंबाइनली क्या हुआ, वाइंडिंग के पैरामीटर शो किए, वोल्टेजेस वाइंडिंग से रिलेटेड शो किए, वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो शो किया आपने। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ आपका सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। और आप लोगों को पता ही है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज इंपीडेंस। तो अगर आप चाहते हो तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हम लोगों ने उसको भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज इंपीडेंस। तो R2 X2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, तो कंबाइनली आप इंपीडेंस भी लिख सकते हो Z2। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हुआ सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का। तो चलिए ये तो हो गया सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम लोग आते हैं प्राइमरी साइड की तरफ। तो इस तरह से सेकेंडरी साइड का डिस्कशन हो चुका है। अब हम शिफ्ट होते हैं ये प्राइमरी साइड की तरफ। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्राइमरी साइड का। तो प्राइमरी साइड में देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसे देखते हैं। तो देखिए प्राइमरी साइड का जो सब इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें सबसे पहले देखते हैं वाइंडिंग के पैरामीटर्स। बिल्कुल सिंपल होता है। आप देखिए ये वाइंडिंग के पैरामीटर्स हुए। प्राइमरी वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर में उसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, प्राइमरी वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है वो है X1, और प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इनपुट टर्मिनल्स प्राइमरी टर्मिनल्स वो है आपका V1, और वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से वाइंडिंग के अक्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने प्राइमरी वाइंडिंग के पैरामीटर्स भी शो किए, प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया वो भी शो किया है, और उस वजह से जो वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है I1 टोटल करंट प्राइमरी वाइंडिंग का वो भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से देखिए कंबाइनली क्या हुआ, ये जो है आप देखिए इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए इतना पोर्शन के ऊपर, तो आपको क्या पता चल रहा है, वाइंडिंग के पैरामीटर्स, वाइंडिंग का वोल्टेज, वाइंडिंग का करंट। तो इस तरह से ये भी क्या हुआ, ये हुआ आपका प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। जिस तरह से हमने यहां सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट देखा था वैसा ही प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने अभी देख लिया। तो अभी हम लोग आते हैं नो लोड या एक्साइटिंग या मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट पर। तो देखिए उसे कैसा डिस्कस करते हैं। उसके लिए अभी हम लोगों को क्या चाहिए होगा, हम लोगों को चाहिए होगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का करंट इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो पावर इक्वेशन। इससे पहले ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज के काफी सारे वीडियोस 19 वीडियोस को मैंने इससे पहले अपलोड किया हुआ है, और उसमें काफी सारे वीडियोस में ये डिस्कस मैंने किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, पूरे लेक्चर सीरीज ट्रांसफार्मर का लिंक दे रहा हूं। प्लीज वो वीडियोस को देखें, वॉच करें अच्छे से, ताकि आपको आने वाले वीडियोस में कुछ दिक्कतें ना आए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट इक्वेशन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप देखिए, आपको पता है पावर इक्वेशन, आपको पता है ट्रांसफार्मर इन जनरल, आपको पता है इनपुट पावर जो हम लोग ट्रांसफार्मर को अवेलेबल करा के देते हैं पी इन, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो ट्रांसफार्मर कोर को मैग्नेटाइज करने में यूज करता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पी मैक, और कुछ परसेंटेज ऑफ पावर ये लॉस को ओवरकम करने में लगेगा, वो है पी लॉस, और मैक्सिमम इनपुट पावर का शेयर ये लोड के डिमांड को कैटर करने में जाता है। ये हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत बार देखा है, ये जनरल पावर इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का। तो इनपुट पावर जो है पी इन, उसके ये तीन मेन फंक्शंस है। तो ये पावर इक्वेशन को हम लोग करंट इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या कर सकते हैं। तो देखिए, इनपुट पावर जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपका प्राइमरी साइड का जो टोटल करंट है I1, उसे हम यूज करते हैं। I1 ये प्राइमरी वाइंडिंग का टोटल करंट है जो यूज कर सकते हैं इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी तरह से Imu ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, जो हम यूज करते हैं वो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कोर को मैग्नेटाइज करने में यूज होता है। और Iw ये लॉस कंपोनेंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, और हम उसे यूज करते हैं वो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लॉस को ओवरकम करने में काम में आएगा, पी लॉस। और लास्ट जो है I2 डैश, ये एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट है, और वो जो करंट है वो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो लोड के डिमांड को कैटर करने के लिए यूज होता है, जिसे हम लोग पी लोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये है आपका करंट इक्वेशन। और आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि अगर आप लोड कनेक्ट करते भी नहीं हो तो भी ये लोड को डिमांड कैटर करने के लिए जो पावर लगेगा वो नहीं रहेगा, तो फिर ये करंट भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोड कनेक्ट नहीं भी करते हो तो भी ये दो पावर के फंक्शन जो है इनपुट पावर के वो रहेंगे, और इनपुट साइड का ये जो टोटल करंट है I1 प्राइमरी करंट, उसके भी ये दो कंपोनेंट रहेंगे। इसीलिए कंबाइनली हम लोग ये दो करंट को, कॉम्बिनेशन को, ये दो करंट के क्या बोल सकते हैं, I0, मतलब नो लोड प्राइमरी करंट। आप सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते भी नहीं हो तो भी प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 के ये दो पैरामीटर्स रहेंगे, एक रहेगा Imu और एक रहेगा Iw, जिसको Imu मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और ये Iw ये क्या रहेगा, लॉस कंपोनेंट। तो ये दोनों को कंबाइनली हम लोग I0 भी बोल सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर I0 प्लस I2 डैश ये I1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से I1 को हमने I0 प्लस I2 डैश लिखा। तो ये तो हुआ आपका पावर और करंट इक्वेशन, और ये प्राइमरी साइड का है। तो सेकेंडरी साइड में ये सब डिस्कशन नहीं आया, लेकिन जब आप प्राइमरी में इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हो तो अभी तक हम लोग यहां तक आ चुके हैं, प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट तक, और हम लोगों ने सेकेंडरी का भी सब इक्विवेलेंट सर्किट देख लिया है। लेकिन हम लोगों ने जो नहीं देखा वो क्या नहीं देखा है, ये नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट, ये अभी तक नहीं देखा है। तो उसके बारे में ही डिस्कशन चल रहा है, और उसी के लिए मैं यहां आया हूं करंट इक्वेशन की तरफ, क्योंकि बिना करंट इक्वेशन के वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोग यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले। तो आप देखिए किस तरह से हम लोग ये जो इफेक्ट है ये यहां बताएंगे इक्विवेलेंट सर्किट में। अगर आप लोग ये नहीं बता सके तो आप अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से ऑपरेशन नहीं समझा सकोगे किसी ऑपरेटर को या व्यूअर को। मैंने पहले ही अभी यही वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि इक्विवेलेंट सर्किट ये इसीलिए भी यूज करते हैं ताकि आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस या मशीन का ऑपरेशन किसी को समझा सको। तो देखिए इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो क्यों बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर वो नहीं बताएंगे आप तो अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से, कंसेप्चुअली पूरा कंसेप्ट जो है वो आप नहीं ले आ सकते पेपर पे। तो इसीलिए नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट को बताना प्राइमरी साइड में ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये किस तरीके से बता सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश, ये कैसा बता सकते हो। देखिए क्या है, हम लोग अभी देखेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका जो करंट है I1, उसके ये दो कंपोनेंट हम पहले यहां ले आते हैं। तो किस तरीके से ले आ सकते हैं अब वो देखिए Imu जो है ये आपका क्या है, Imu ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है करंट का। तो वाइंडिंग के कौन से पैरामीटर से आप वो बताओगे वो इंपॉर्टेंट है। और Iw लॉस कंपोनेंट है, तो वाइंडिंग के कौन सा पैरामीटर आप यूज करोगे वो शो करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अच्छे से। देखिए वाइंडिंग का जो रेजिस्टिव नेचर है उस वजह से वाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो आप क्या बोलते हो कि लॉस हुआ करके। तो जब Iw ये लॉस कंपोनेंट आपको बताना है तो आप
वाइंडिंग का कौन सा नेचर यूज करोगे बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में? डेफिनेटली रेजिस्टेंस यूज करोगे आप। तो इसीलिए ये जो आईडब्ल्यू मुझे डायग्राम में बताना अगर है, तो देखिए मैंने बताया है आईडब्ल्यू को, तो वो मैंने कहां बताया है? रेजिस्टेंस में शो किया हुआ है। आप देखिए, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, मैंने ये जो रेजिस्टेंस मैंने यूज किया हुआ है वो आईडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। आप पूछ सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस ही क्यों शो किया आपने? क्योंकि देखिए सिंपल होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, आईडब्ल्यू ये लॉस कंपोनेंट है। तो वाइंडिंग के कौन से नेचर की वजह से लॉस होता है, या वाइंडिंग का कौन सा नेचर ये लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेफिनेटली रेजिस्टिव नेचर। तो जब आपको आईडब्ल्यू बताना है डायग्राम में, तो आपको रेजिस्टेंस ये शो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आईडब्ल्यू को शो करने के लिए अब हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है? रेजिस्टेंस। और तो वो नॉट क्यों लिखा है नीचे? क्योंकि नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ये नॉट भी लिखा हुआ है। तो चलिए, ये हुआ आईडब्ल्यू के बारे में, उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने अभी देखा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आईम्यू को किस तरह से हम लोग बता सकते हैं। आईडब्ल्यू ये क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, फ्लक्स को डेवलप करने वाली प्रॉपर्टी। तो वाइंडिंग का कौन सा नेचर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेफिनेटली इंडक्टिव नेचर। देखिए, ओरिस्टेट का प्रिंसिपल है, every current carrying coil is always surrounded by a magnetic field। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी कॉइल अगर आपके पास है, इंडक्टिव कॉइल, अगर आपने उसमें करंट फ्लो किया या करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसका सर्कमफरेंशियल एरिया सराउंडिंग में क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो जो मैग्नेटाइजेशन, ये जो प्रॉपर्टी है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आप कॉइल या फिर इंडक्टर का यूज कर सकते हो। रिप्रेजेंट करने के लिए इंडक्टिव नेचर का वाइंडिंग के यूज कर सकते हो। जैसा लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रेजिस्टेंस को यूज किया, ठीक उसी तरह कॉइल हम यूज कर सकते हैं, वाइंडिंग का इंडक्टिव नेचर यूज कर सकते हैं फ्लक्स ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, आईएमयू को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आईएमयू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। इसीलिए ये जो आईएमयू है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया? कॉइल का यूज किया। और ये देखिए, ये है आपका इंडक्टिव कॉइल और ये है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन ये नो लोड एक्साइटिंग सर्किट या नो लोड सर्किट की बात चल रही है, इसलिए यहां पे भी क्या लिखा है? नॉट लिखा है। तो चलिए, अभी आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि आर नॉट और एक्स नॉट ही क्यों यूज करते हैं आईडब्ल्यू और आईएमयू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, ये पैरेलल में क्यों बताते हैं? ये तो काफी सिंपल है, क्योंकि देखिए सीरीज में तो सेम करंट होता है। अगर आपको करंट का एडिशन बताना है, तो करंट एडिशन के लिए या डिवाइडेशन के लिए हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं? पैरेलल सर्किट। अब देखिए, पैरेलल सर्किट ये वो सर्किट है जहां करंट डिवाइड होता है या एडेबल होता है, सीरीज में नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा बताना है कि आईएमयू और आईडब्ल्यू का एडिशन अगर बताना है, वेक्टर एडिशन अगर बताना है, तो डेफिनेटली आपको पैरेलल में ही बताना पड़ेगा उनको। तो इस तरह से देखिए, हमने इनको पैरेलल में बताया। अब क्या हुआ? अगर ये पैरेलल में अगर आपने शो किया हुआ है, तो आप देखिए, अगर आप यहां पे केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ का अगर यूज करते हैं, तो आप देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? एट एनी नोड समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आप देखिए, अगर आप ये नोड पे अगर केसीएल यूज करते हैं, और केसीएल तो पैरेलल सर्किट में ही यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इनको पैरेलल में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये नोड पे इनकमिंग करंट है आपका आई नॉट और आउटगोइंग करंट है आईडब्ल्यू और आईएमयू। आप देखिए अच्छे से, आईडब्ल्यू एंड आईएमयू बोथ द करंट्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोड, therefore both the currents are considered as a outgoing currents। तो आप देखिए, आईडब्ल्यू भी ये नोड से देखो दूर जा रहा है, दूर जाते हुए दिख रहा है, और आईएमयू भी देखिए ये नोड से अवे डायरेक्शन हमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ये आउटगोइंग करंट्स है, और ये जो करंट है आई नॉट, ये इनकमिंग। तो अगर आप केसीएल लिखते हो तो क्या लिख पाओगे? इनकम समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग। तो क्या होगा? आई नॉट इक्वल्स टू आईडब्ल्यू प्लस आईएमयू। तो देखिए, आई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? आईडब्ल्यू प्लस आईएमयू। तो इस तरह से देखिए, ये वेरीफाई हम लोगों ने यहां किया, या ये जो करंट इक्वेशन है ये अच्छे से हम यहां बता सके। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा कि आर नॉट एक्स नॉट क्यों यूज करते हैं आईडब्ल्यू और आईएमयू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये पैरेलल में ही क्यों बताते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये नो लोड या फिर एक्साइटिंग सर्किट या फिर मैग्नेटाइजिंग सब इक्विवेलेंट सर्किट हुआ ट्रांसफार्मर का, और ये बताना इंपॉर्टेंट है प्राइमरी साइड में। अगर आप ये नहीं बताते हो, तो आप ये करंट इक्वेशन को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से देखिए, अभी हम लोग आए हैं I1 और I0, ये पूरा बता चुके हैं। तो ये प्राइमरी सब
इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका टोटल करंट प्राइमरी साइड का वो है I1, और अभी तक हम लोगों ने सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट भी पूरा स्टडी कर लिया है, जिसका करंट होगा I2, और नो लोड इक्विवेलेंट सर्किट भी मैं बता चुका हूं अभी तक। तो अभी जो बचा है वो है I2 डैश। तो वो क्या है वो देखिए, बिल्कुल सिंपल होता है, उसका भी एक लॉजिक होता है। अब देखिए, अगर सेकेंडरी साइड में अगर आप ये जो लोड है वो अगर सपोज बढ़ाते हो तो क्या होगा। अगर सेकेंडरी साइड में अगर आप लोड बढ़ाते हो तो सेकेंडरी साइड का करंट I2 बढ़ेगा, और सेकेंडरी साइड का करंट I2 बढ़ने से सेकेंडरी साइड का जो पावर लेवल है वो बढ़ेगा। अब ये जो सेकेंडरी साइड का पावर लेवल बढ़ा है, उससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर को प्राइमरी साइड का भी पावर लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है सेकेंडरी साइड का प्राइमरी साइड में, वो है ये I2 डैश। ये है वो I2 डैश जो है लोड कंपोनेंट या फिर एडिशनल प्राइमरी करंट। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि जैसे ही सेकेंडरी साइड में लोड बढ़ता है, सेकेंडरी साइड का करंट I2 बढ़ता है, सेकेंडरी साइड में पावर की डिमांड बढ़ती है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, सेकेंडरी साइड का करंट I2 बढ़ा, इसीलिए प्राइमरी साइड का जो उसका रिफ्लेक्शन है I2 डैश, जिसे हम एडिशनल प्राइमरी करंट बोलते हैं, वो बढ़ता है। और क्या होगा, अगर I2 डैश बढ़ा तो ये अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये Imu प्लस Iw, या फिर आप कंबाइनली I0 बोलिए, नो लोड प्राइमरी करंट, अगर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन अगर I2 डैश बढ़ता है तो क्या होगा, इफेक्ट आखिर में प्राइमरी करंट I1 पे ही आएगा, और प्राइमरी करंट I1 अगर बढ़ता है तो प्राइमरी साइड का पावर बढ़ेगा। तो क्या हुआ, आखिर में ट्रांसफार्मर स्टेबल या बैलेंस हुआ। मैं और एक बार डिस्कस करता हूं, बिल्कुल सिंपल है, आप देखिए, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सेकेंडरी साइड का अगर लोड बढ़ता है तो सेकेंडरी साइड का लोड बढ़ने की वजह से सेकेंडरी साइड का करंट लेवल I2 बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी साइड का पावर लेवल बढ़ेगा, और अगर सेकेंडरी साइड का पावर लेवल अगर बढ़ता है तो फिर ट्रांसफार्मर को अगर खुद को अनस्टेबल या अनबैलेंस होने से बचना है तो वो क्या करेगा, प्राइमरी साइड का पावर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर इक्वल होता है, और अभी अभी आप बोल रहे हैं कि आउटपुट पावर बढ़ा है लोड बढ़ने की वजह से, तो इनपुट पावर भी बढ़ाएगा ट्रांसफार्मर। तो ये कैसे बढ़ाएगा, ये किस तरीके से होगा, या इक्विवेलेंट सर्किट जो है बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर का, उसमें ये कैसा रिप्रेजेंट होगा वो देखिए। तो सेकेंडरी साइड का पावर लेवल अगर बढ़ता है लोड बढ़ने की वजह से, I2 सेकेंडरी साइड का करंट बढ़ने की वजह से, तो ट्रांसफार्मर सडनली विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट क्या करता है, I2 डैश ये करंट को बढ़ाता है। तो क्या होगा, अगर ये दो करंट जो है या I0 अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रहता है, लेकिन लोड के इफेक्ट की वजह से सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्ट है उसका रिफ्लेक्शन जो प्राइमरी में है I2 डैश जो है वो बढ़ने की वजह से आखिर में क्या होगा, ये कांस्टेंट भी है लेकिन ये I2 डैश भी अगर बढ़ता है तो इफेक्ट I1 में आएगा, और प्राइमरी करंट जो है I1 वो बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, प्राइमरी साइड का पावर बढ़ जाएगा और वो इक्वल आ जाएगा जितना सेकेंडरी में है, और अगेन कंडीशन ये स्टेबल और बैलेंस रहेगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि I2 डैश ये लोड का रिफ्लेक्शन है, सेकेंडरी में जो लोड कनेक्टेड है उसका रिफ्लेक्शन है प्राइमरी साइड में। अब देखिए ये इक्वेशन तो हम लोगों ने पहले देखा था। अब देखिए I1 इक्वल्स टू क्या हुआ, I0 प्लस I2 डैश हम लोगों ने लिख के रखा था, तो ये भी यहां प्रूव होना चाहिए। देखो हो रहा है, आप देखिए अभी इस बार हम यहां केसीएल अप्लाई करेंगे। आप देखिए अगर यहां आप केसीएल अप्लाई करते हो ये नोड पे, तो समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट होगा। इसका ही मतलब I1 ये इनकमिंग करंट है, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I0 प्लस I2 डैश। तो देखिए I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश यहां प्रूव हो रहा है। I1 ये इनकमिंग करंट है, और आप देखिए I0 और I2 डैश ये दोनों ये नोड के लिए आउटगोइंग है। I2 डैश भी ये नोड से आउटगोइंग दिख रहा है और I0 भी आउटगोइंग दिख रहा है। इसका ही मतलब I1 इक्वल्स टू I0 प्लस I2 डैश हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो करंट इक्वेशन है, इसको पूरे करंट इक्वेशन को हम लोग बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इस तरह हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है वो तीन सब इक्विवेलेंट सर्किट से बना है। उसमें से पहले ये आएगा प्राइमरी सब इक्विवेलेंट सर्किट, उसके बाद नो लोड सब इक्विवेलेंट सर्किट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट, सेकेंडरी सब इक्विवेलेंट सर्किट। और देखिए जैसा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 था, वैसी प्राइमरी वाइंडिंग का ये E1 ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी ये पूरा कंप्लीट बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का वो देख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है और उसको क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ पैरामीटर्स,
उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी साइड, या फिर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। लेकिन उसके लिए आज का वीडियो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको पहले बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट ये ड्रॉ करते आना चाहिए या समझ में आना चाहिए, और उसको क्यों ड्रॉ किया है, किस तरीके से ड्रॉ किया है, ये भी क्लियर होना चाहिए, और करंट इक्वेशन का उसमें क्या यूज है वो भी समझ में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।